चैनल ऑनलाइन नॉलेज वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ाई करेंगे झारखंड के आदिवासी पार्ट 28, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे उरांव जनजाति। वेरी इंपॉर्टेंट है। आधा आपका क्वेश्चन आदिवासी सेक्शन का सिर्फ इसी में कवर हो जाएगा अगर आप संथाल, उरांव, मुंडा हो, ये चारों को क्लियर कर लें। ठीक है। उरांव जनजाति से सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ के मूल निवासी, ये कहाँ से झारखंड में आए। ठीक है। झारखंड में ये आए दक्कन के पठार से। ठीक है। दक्कन के पठार, दक्कन के पठार देखिए 6 स्टेट को कवर करता है, 6 राज्यों को कवर करके दक्कन का पठार बनता है। उसमें से जो दक्कन का पठार का जो हिस्सा कर्नाटक राज्य से मिलता है, उसी एरिया में रहते थे उरांव ट्राइब्स। पहले जमाने में ये प्रमाण में मिला है। कुछ प्रमाण तो ये भी मिला है कि ये सिंधु घाटी सभ्यता के भी हिस्सा था, बट उसका फुल प्रूफ कोई प्रमाण नहीं मिल पाया है। उसमें बहुत सारे विवाद है डिफरेंट टाइप के इतिहासकारों का। लेकिन ये मान के चलिए ये दक्कन के पठार कर्नाटक एरिया से विस्थापित होके झारखंड में आए। इसी क्रम में ये जब दक्कन के पठार को छोड़े थे तो आके बिहार के, अभी का जो बिहार है, उसमें कर्मनाशा नदी और सोन नदी के बीच के जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में इसका निवास स्थान हुआ। ठीक है। बहुत दिनों तक वहाँ पे रहे, बहुत दिनों तक अपनी सभ्यता, अच्छी सभ्यता बसाई। और कर्मनाशा नदी के और सोन नदी के बीच के जो एरिया को उस समय कुरुख देश कहा जाता था, कुरुख देश। ठीक है। क्योंकि उरांव को कुरुख भी कहा जाता है। उसके बाद ये जो कुरुख देश से, इस कुरुख देश में अभी का जो एरिया है वो शाहाबाद जिला का, जो शाहाबाद टूट के अभी एक और जिला बन गया, कैमूर जिला। ठीक है। कैमूर जिला में एक कुरुख देश पड़ता था। कैमूर जिला का हेडक्वार्टर रोहतास है। ठीक है। रोहतास, ये रोहतासगढ़ में शेरशाह का किला भी है। तो कैमूर इलाके में, ये कैमूर इलाका इसलिए कहा जाता है, कैमूर की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पे। इस जिला का मैक्सिमम एरिया कैमूर की पहाड़ियों से कवर है। कैमूर की पहाड़ी, इस कैमूर की पहाड़ी बोलिए या रोहतास जिला में बोलिए, इस एरिया में कुरुख लोग बस गए बहुत दिनों तक। फिर जब मुगलों का आक्रमण हुआ तब इसे छोड़ के झारखंड में शरण लेना पड़ा। झारखंड के छोटा नागपुर में शरण लिया। ठीक है। छोटा नागपुर में शरण लिया। इतना जान लीजिए। तो झारखंड, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये, झारखंड में कहाँ से आए हैं, तो ये रोहतासगढ़ से या फिर कैमूर की पहाड़ी से, वही कैमूर जिला बोलिए या फिर बोलिए कुरुख देश से। कुरुख देश कहाँ से, कर्मनाशा नदी और सोन नदी के बीच में। ये भी क्वेश्चन आता है कि उरांव की घनी आबादी कहाँ पाई जाती है, किस नदी के किनारे, तो सोन नदी और कर्मनाशा नदी के किनारे। ठीक है। इतना आपको याद रखना पड़ेगा। अब देखिए, आपको और चीज़ याद रखना पड़ेगा, ये सबसे विकसित जनजाति है। झारखंड में पाए जाने वाली जितनी भी जनजाति है उसमें से सबसे विकसित जनजाति है ये। आप देखिएगा उरांव की आर्थिक स्थिति भी अन्य ट्राइब से अच्छी है। ये IAS ऑफिसर अच्छे पोस्ट में मिलेंगे आपको। नेता में भी देखिए, नेतागिरी में भी, कला के क्षेत्र में भी बहुत आगे है। पढ़ाई लिखाई एजुकेशन में भी बहुत आगे है। इसीलिए झारखंड की सबसे विकसित जनजाति कहते हैं। तो उरांव की भाषा का क्या नाम है, कुरुख। ठीक है। ये कुरुख भाषा देखिए कर्नाटक से जो आया है ना, कर्नाटक में कौन भाषा है, कन्नड़ भाषा, इससे बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है। इसी को बेस बना के ये पता लगाया गया कि ये दक्कन के वो भाग से आए हैं जहाँ कर्नाटक का एरिया पड़ता है। इस भाषा के समानता की वजह से तो बहुत सारे 20 से 25% तो अक्षर इसका जो शब्द है वो मिलते हैं, प्लस ग्रामर भी पूरी तरह से मिलते हैं। इसी से हमारे इतिहासकारों ने पता लगाया, पता लगाने का सुराग मिला। उसके बाद धीरे धीरे सबूत मिला तो पता चला दक्कन के पठार से आए हैं। इसको भी संभवतः है, इसमें भी बहुत सारे ये है क्वेश्चन मार्क है। कोई बोलता नहीं, कोई इसको बोलता सिंधु सभ्यता का एक हिस्सा हुआ करता था, वहाँ से झारखंड में आए। तो अभी विश्वसनीय सबसे ज़्यादा ये है कि दक्कन के पठार से झारखंड में आए। देखिए कुरुख लिपि जो है, इसको लिखने के लिए स्क्रिप्ट भी है इसका। जैसे हिंदी हम लोग देवनागरी में लिखते हैं, कुरुख किसमें लिखते हैं, कुरुख तोलोमशिकी में लिखते हैं। उसका एक स्क्रिप्ट है तोलोमशिकी, जो पूर्ण विकसित नहीं है, इसको विकसित किया जा रहा है। ठीक है। जो कुरुख उस समय आ गए, पुराने जमाने में आ गई, उसे कुरुख ही कहा जाता है। लेकिन जो अभी कुरुख आ रहे हैं या हाल फिलहाल 100-150 साल पहले आए हैं,
उसको आज भी रैयत बोला जाता है, रैयत या फिर जेठ रैयत। ठीक है, पूछेगा जेठ रैयत कौन है? वो पुरुष जो बाद में आके झारखंड में बसे उसे जेठ रैयत कहते हैं। आबादी के दृष्टि से आपको पता है ये झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है आफ्टर संथाल। देखिए झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल, एकदम सीरियली याद रखिएगा। उसके बाद उरांव, उसके बाद मुंडा, उसके बाद हो। झारखंड की ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और भारत का ये संथाल जो है ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ये याद रखिएगा, भारत का संथाल तीसरी सबसे बड़ी जनजाति और उरांव चौथी सबसे बड़ी जनजाति है, ये याद रखिएगा। इससे पहले गोंड और भील आते हैं, इससे ज़्यादा फर्स्ट सेकंड इंडिया लेवल पे। अब देखिए कितना आबादी है, इन चारों की आबादी कितनी है और कितनी परसेंट आबादी झारखंड की कवर करती है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देखिए संथालों की आबादी 2754, कितना था 27 गुना 54, 27,54,000, इतना याद कर लीजिए, काफ़ी है। 723 ऐसे मान के याद कर लीजिए, पूरा 31.26% कवर करता है। आदिवासियों की आबादी का 31.26% संथाल है, याद रखना बहुत जरूरी है। उरांव की भी जनसंख्या याद करना कितना आसान है, 17,16,17,16 कितना है इसका, 27,54, कुछ नहीं याद रखना, 17,16,618 इसकी आबादी है, और ये कवर करता है 19.86% टोटल आदिवासियों के पॉपुलेशन का। मुंडा की 12,29,221 है। ठीक है, ये 14% कवर करता है, 14.22%, और हो 10.74% कवर करता है। हो की आबादी है 9,28,289। ठीक है, ये किसी की आबादी याद मत रखिए, इसकी आबादी और परसेंटेज इन चारों की जरूर याद रखिए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके दूसरे ये से, इसके गोत्र देखिए। गोत्र इसके बहुत सारे अनेक प्रकार के, मतलब आदिवासी के रिसर्च करने वालों ने अपने अनेक मत रखा है, लेकिन आपको एग्जाम में जब आएगा उरांव में कितने गोत्र होते हैं तो 14 गोत्र लिखिएगा। ठीक है, इस 14 गोत्र के और इसके टोटम के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ। टोटम यही लिख के सर्च कीजिएगा तो मिल जाएगा आपको। इनके 14 गोत्र को आपको याद रखना पड़ेगा। लकड़ा, इक्का, उजूर, किस्कोट्टा, रुंडा हो गया, मिंज हो गया, गारी हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद लिंडा हो गया, टोपो हो गया, बैक हो गया, टोपो बैक, खालको, टेकी, बांडी, खालको, टेकी, 1 2 3 4 5 6, और एक हो गया केरकेट्टा। ये टोटल 14 इनके गोत्र याद रख लीजिए। गोत्र के साथ टोटम भी याद करना बहुत जरूरी है। टोटम का मैं वीडियो बना दिया हूँ, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं बता नहीं रहा हूँ, वहाँ पे जाके आप देख लीजिएगा। अब देखिए इसका कुछ ट्रेडिशन की चीज़ें याद रखना पड़ेगा आपको। ट्रेडिशन में एक इसका पसरी प्रथा याद रखना पड़ेगा। पसरी प्रथा बोलेगा, पसरी पूछेगा क्वेश्चन, पसरी प्रथा किस टाइप में पाया जाता है तो उरांव में। पसरी प्रथा क्या होता है भाई, श्रम का आदान प्रदान। मतलब आप किसी को हल की ज़रूरत है तो बोला तुम मेरा हल का यूज कर लो और मैं तुम्हारा बैल का यूज कर लूँगा। मतलब एक दूसरे के पास जो चीज़ है आपसी सामंजस्य में यूज करना, उस प्रथा को पसरी प्रथा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा है पाचा प्रथा। इस प्रथा में क्या होता है कि किसी को खेती कराना है तो गांव के किसी जो भी आदमी बेरोजगार बैठा हुआ है उसको बोलता है कि भाई तुम मेरे घर में काम कर दो, खेती का काम या जो भी काम हो, बदले में मैं तुम्हें खाना दूंगा और हड़िया दूंगा। ठीक है, खाना हड़िया के बदले में श्रम देना, उसको पाचा प्रथा कहते हैं। ये उरांव में ही पाई जाती है।
उसके बाद घर दी जमाई प्रथा, तीसरा घर दी जमाई प्रथा। देखिए घर दी जमाई में घर जमाई शादी उदी सोच रहे होंगे आप, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें ये है कि भाई कोई भी आदमी उसी के घर में रहेगा, उसको रहने का घर दे दो, रहने का घर दे दो, प्लस खाना दे दो और सारे कपड़ा लगता जो भी चीज़ लगता है उसको दे दो, उसके बदले में वो आपके घर में रह के काम करेगा। इसको घर दी जमाई प्रथा कहते हैं। उसके बाद देखिए सहियारो प्रथा, सहियारो ट्रेडिशन जो होता है, सहियारो ट्रेडिशन किसमें पाया जाता है? उराव में पाया जाता है। इसमें क्या होता है, कुंवारे लड़का लड़कियां जो होता है, अपना एक लड़की है तो एक अपना पुरुष मित्र और लड़का है तो अपने स्त्री मित्र को इस सहियारो प्रथा के तौर पे एज ए फ्रेंड चुन सकता है। उसको सहियारो प्रथा कहते हैं। इसको सहिया चयन समारोह कहते हैं, सहिया चयन समारोह कहा जाता है। इसमें कोई भी किसी को गांव चुन सकता है, ठीक है। ये प्रत्येक 3 साल में ये समारोह होता है, 3 साल में ये समारोह होता है। अगर लड़का कोई पुरुष चुनता है किसी स्त्री को अपना सहिया, तो वो कहलाएगा लार या संगी, लार या संगी, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं इसलिए याद रखिए। अगर महिला किसी पुरुष को अपना फ्रेंड बनाता है तो उसको कहा जाएगा गोई या करमदार, गोई या करमदार, ठीक है। ये करके बुलाया जाएगा, इतना आपको याद रखिएगा। चौथा ट्रेडिशन क्या है कि लड़की जब शादी करके अपने पति के घर जाते हैं तो पिता उसको तीर देते हैं, हाथ में तीर पकड़ाते हैं, ये प्रथा है, ठीक है। पूछा जाए कौन सा ट्राइब तीर पकड़ाते हैं अपने बेटी को ससुराल जाते समय, पहली बार जब ससुराल जाता है। 5वां ट्रेडिशन ये बंदर का मांस किसी भी कीमत पे इन लोग नहीं खाएंगे, बंदर के मांस नहीं खाएंगे। ये 5 ट्रेडिशन से बहुत क्वेश्चन आते हैं, आप इसको याद कर लें, ठीक है। उसके बाद इसके युवागिरी से क्वेश्चन आते हैं कि इसके युवागिरी को क्या कहते हैं। सबको पता है घुनपुरिया कहा जाता है, क्योंकि बेचारा घूम घूम के दक्कन के पठार, दक्कन पठार से रोहतास, रोहतास से झारखंड घूम घूम के आया है, इसलिए मान लीजिए घुनपुरिया इसका जो युवागिरी है। यहाँ पे प्रशिक्षण, नाच गान ये सब करते हैं, कुछ ट्रेनिंग भी करते हैं, पढ़ाई लिखाई की चीज़ करते हैं। ये युवागिरी घुनपुरिया, ठीक है। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं घुनपुरिया से। घुनपुरिया में देखिए क्या क्या है, एक मतलब क्लब टाइप का, आधुनिक क्लब टाइप का समझ लीजिए, वही है। इसमें कौन प्रवेश ले सकता है? कुंवारा, ठीक है। और घुनपुरिया में शादी अगर हो गया तो आपको घुनपुरिया की सदस्यता छोड़ना पड़ेगा। आप शादी के बाद घुनपुरिया में प्रवेश वर्जित हो जाता है, ठीक है। कुंवारी लड़का, कौन कुंवारी लड़का? जिसकी उम्र मिनिमम 10 साल, प्रवेश की उम्र 10 से 11 के बीच में ही, 10 से कम नहीं होना चाहिए और मतलब 10 से कम होना ही नहीं चाहिए। 10 और 11, 10 से 10वां और 11वां साल में, 10-11 साल में प्रवेश शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसकी देखिए प्रवेश का तीन तरह के इसमें जो भी मेंबर होते हैं उस 3 तरह के होते हैं। एक तरफ एक 10 से 11 एक मेंबर वो होते हैं नया प्रवेश लेता है। नया प्रवेश जो लेता है उसको कहा जाता है, जो नया प्रवेश अभी लेगा उसको कहा जाएगा पूना जोखर, तो नया पूना जोखर, ठीक है। तो नया प्रवेश की उम्र क्या है? 10 से 13 साल, ठीक है। 13 क्यों भाई? देखिए ये जो घुनपुरिया में प्रवेश होता है ना, प्रवेश एडमिशन जो होता है वो 3 साल में एक बार में होता है, 3 साल में एक बार। कब? सरहुल के दिन 3 साल में एक बार। तो 3 साल में एक बार, तो पहला बार जो आदमी एडमिशन लेगा वो 10 से 13 के बीच में ही रहेगा और उसको कहा जाएगा पूना जोखर। उसके बाद 13 साल हो गया, 13 से 18 साल, 13 से 18 साल के बीच में जो एडमिशन लेगा इस घुनपुरिया में उसको कहा जाएगा मांझ जोखर, मांझ या मजथुरिया जोखर, ठीक है, ये कहा जाएगा। और 18 से जो 18 प्लस वाला जो होगा वो अगर एडमिशन ले रहा है इसमें उसको कहा जाएगा धांगर या पोहा जोखर, ठीक है। ये देखिए ये 3 है।
3 एज है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब देख लीजिएगा। अब देख लीजिए क्या आता है कि घुंघुड़िया दोनों स्त्री और पुरुष के लिए अलग अलग घुंघुड़िया होती है। जो स्त्री का घुंघुड़िया होता है, स्त्री का उसे पेल एरपा कहते हैं, एरपा कहते हैं, पेल एरपा। ठीक है, पेल एरपा का जो हेड है उसको मैनेजमेंट जो करता है उसको कहा जाता है बड़की ढंगारी। ढंगारी ये मुख्यतः गांव की कोई वृद्ध महिला या विधवा महिला ही बना, उन्हीं को अपॉइंट किया जाता था। तो स्त्री के घुंघुड़िया को पेल एरपा और पुरुष के घुंघुड़िया को कहा जाता है जोख एरपा। जोख एरपा, ठीक है। जोख एरपा का जो हेड होता है वो गांव के महतो द्वारा, जो गांव का जो हेड होता है इन लोगों का महतो, उसके द्वारा चुना जाता है और वो कहला जाता है धांगर महतो। धांगर महतो। तो स्त्री का जो घुंघुड़िया है पेल एरपा, उसका हेड बड़की ढंगारी, और जोख एरपा जो पुरुष का घुंघुड़िया है उसका हेड है धांगर महतो। ठीक है, इतना आपको याद रखना पड़ेगा। और देखिए 3 साल में मैंने बोला था जब प्रवेश होता है घुंघुड़िया में, जो प्रवेश होता है उस समय एक समारोह भी मनाया जाता है, जैसे मुखिया हांडी। उस समारोह को मुखिया हांडी कहा जाता है या हड़िया पीना कहा जाता है, हड़िया पीना। तो ये एडमिशन के समय बहुत सारे संस्कार सिखाए जाते हैं, बताए जाते हैं घुंघुड़िया का क्या क्या रूल्स रेगुलेशन है। ये जो समारोह होता है एडमिशन वाला समारोह, वो उसको कहते हैं मुखिया हांडी। क्लियर। ये मुखिया हांडी फेस्टिवल भी 3 साल में एक बार ही होगा, क्योंकि एडमिशन ही 3 साल में एक बार करने को रखा है। ठीक है, तो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, घुंघुड़िया में एडमिशन 3 साल में एक बार होता है। और पहला बार जब सबसे कम उम्र 10 साल से कम में घुंघुड़िया में जा नहीं सकते। ये है बहुत बड़ी ट्रेडिशन इन लोगों का, और इसको पूरी तरह से आपको याद होना चाहिए। उसके बाद पोशाक के ऊपर चलते हैं। उरांव के पोशाक, उरांव के पोशाक देखिए, पुरुष का एक होगा और स्त्री का जो होगा। ठीक है, पुरुष का जो इसके ट्रेडिशनल पोशाक है उसको करैया कहते हैं, करैया। और स्त्री के जो ट्रेडिशनल पोशाक होते हैं उसे खनरिया कहते हैं, करैया खनरिया। ठीक है, या पाड़िया। स्त्री के पोशाक को या तो पाड़िया कहते हैं या खनरिया मान लीजिए। और पुरुष के जो पोशाक होते हैं ट्रेडिशनल पोशाक होते हैं इन लोगों का, दैट इज कॉल्ड करैया। ये हो गया। अब इसके पर्व त्योहार। ठीक है, डांस पहले इसका पढ़ लेते हैं। डांस पूछेगा, उरांव की सबसे प्रमुख डांस जो है ना जदूर नृत्य है। ठीक है, जदूर नृत्य तो बहुत सारे ट्राइब्स मनाते हैं, लेकिन मेनली उरांव की डांस है। उसके बाद एक जपी नृत्य है, जपी नृत्य। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जपी नृत्य किसके, या जपी शिकार इसको कहते हैं, कौन से ट्राइब्स मनाते हैं? ये उरांव लोग मनाते हैं। मैंने कहा था कि मुगलों के शासनकाल में जब अटैक हुआ तो रोहतासगढ़ छोड़ के आना पड़ा उसे छोटा नागपुर। उसी दरमियान 2 उरांव महिलाएं कलई देवी और कैली देवी और सिनई देवी ने बहुत बहादुरी से मुगलों का सामना किया और हराया भी किसी 1-2 बार। उसी को यादगार में उन लोगों ने शिकार नृत्य, जपी नृत्य मनाया जाता है। जपी नृत्य मतलब शिकार नृत्य। जपी नृत्य को शिकार नृत्य कहा जाता है, शिकार नृत्य। ठीक है, ये दोनों नृत्य एकदम फेमस है कि जदू नृत्य किसका, उरांव का, और जपी नृत्य किसका है, ये भी उरांव का। ये दोनों नृत्य में आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए इन लोगों का पूछेगा ये सेंद्रा फेस्टिवल किसका है? सेंद्रा फेस्टिवल, सेंद्रा मतलब शिकार होता है, शिकार। ठीक है, तो ये फेस्टिवल जो होता है उरांव का होता है। ये उरांव लोग मनाते हैं। इन लोगों का 3 ट्रेडिशनल फिक्स होते हैं, 3 शिकार, चौथा शौकिया टाइप से होते हैं। तो ये जो 3 सेंद्रा है इन लोग का, विशु सेंद्रा, फागु सेंद्रा, फागु शिकार और जेठ शिकार, या जेठ शिकार या जेठ सेंद्रा भी बोल सकते हैं। जेठ सेंद्रा या जेठ शिकार। सेंद्रा मतलब शिकार होता है। विशु सेंद्रा देखिए, विशु से वैशाख महीने में होता है। फागु सेंद्रा का होगा फागुन में होगा, और जेठ सेंद्रा का होगा जेठ में होगा। क्वेश्चन ये आ जाता है जेठ सेंद्रा कब मनाया जाता है? जेठ में, मतलब ये वर्षा के आगमन में, बरसात के आगमन के लिए मनाया
है। ये इसमें क्या होते हैं, उरांव लोग घर से बाहर शिकार करने के लिए जाते हैं। ये फिक्स है कि वैसाख में होगा, फागुन में भी होगा, ये जेठ में भी होगा। लेकिन एक इन लोग का सेंद्रा है, एक शिकार है जो फिक्स नहीं है कि उसी समय होगा। ठीक है, ये कभी भी हो सकता है दो रहा। ठीक है, स्वेच्छा से या फिर इसको क्या है कह सकते हैं, जब मन तब इन लोग का जब गांव में मीटिंग बैठा, चलो आज शिकार करने के लिए जाएंगे, तो उन लोग को वो शिकार क्या कहलाएगा, दोराहा सेंद्रा या दोराहा शिकार। तो 4 तरह के सेंद्रा आपको याद रखना पड़ेगा। और ये सेंद्रा एक तरह से फेस्टिवल भी है इसका। ठीक है, इन लोग जीवन यापन के लिए नहीं करते हैं शिकार इन लोगों का शौक होता है उरावों का। ठीक है, चलिए फेस्टिवल में सेंद्रा हो गया। और आपको फेस्टिवल याद रखना पड़ेगा। देखिए, एक आपको ये याद रखना पड़ेगा, गोरैया पूजा किसका है, उरावों का। उसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा भेलवा फारेक पूजा या भेलवा पूजा का। गोरैया पूजा क्यों मनाया जाता है, पूरे गांव के कल्याण के लिए, गांव का कोई आदमी भूखा ना सोए, कोई बीमारी ना हो, इसलिए गोरैया पूजा मनाते हैं लोग। और भेलवा फारेक फसल के को नुकसान से बचाने के लिए एक पूजा होता है, नुकसान से बचाना है। ठीक है, वो भेलवा का पेड़ होता है, उसी के पत्ते की पूजा करते हैं। तो फसल के नुकसान को से बचाने के लिए भेलवा फारेक होता है। ये स्पेशल पूजा जो कोई और ट्राइब नहीं करते हैं, गोरैया पूजा, भेलवा फारेक। ठीक है, उसके बाद देखिए जतरा, कर्मा, सरहुल, ये सब तो लगभग सब ट्राइब्स मनाते हैं, ये भी मनाते हैं। होली को इन लोग फागु पर्व कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि उरांव जाति होली को क्या कहते हैं, फागु पर्व कह के मनाते हैं। सोहराय, माघे पर्व, ये माघे पर्व, सोहराय। ठीक है, ये इन लोगों की फेस्टिवल है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। इसकी धनकटनी के समय इन लोग का नया वर्ष शुरू होता है, नया वर्ष। ठीक है, ये धनकटनी नवंबर दिसंबर में होता है, नवंबर दिसंबर। ये भी क्वेश्चन आता है, धनकटनी के समय उरावों की नया वर्ष कब शुरू होता है, जो धनकटनी से प्रारंभ होता है, धनकटनी के समय से। अब एक देखिएगा, उरावों का फेस्टिवल मेला है, मुड़मा मेला। ठीक है, ये क्यों मनाया जाता है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखिए, रोहतासगढ़ से जब एक पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये जान लीजिए कि रोहतासगढ़ से उरांव लोग ये रोहतासगढ़ मान लीजिए, ये छोटा नागपुर मान लीजिए। रोहतासगढ़ से छोटा नागपुर किस मुगल के शासन काल में पलायन शुरू हुआ था, तो आप मानिएगा जहांगीर जब राजा था उस समय से रोहतासगढ़ से आना शुरू हुए उरावों के। ठीक है, जब उराव वहाँ छोड़ के आ रहे थे तो यहाँ के लोकल कहाँ आ रहे थे, दक्षिण छोटा नागपुर। इसकी सबसे बड़ी आबादी किस प्रमंडल में है, दक्षिण छोटा नागपुर। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण छोटा नागपुर में भरा पड़ा है, सबसे ज़्यादा आबादी है उरावों की। उसमें भी सबसे ज़्यादा आबादी रांची जिला में है, ये भी याद रखिए, सबसे ज़्यादा आबादी रांची जिला में है। और प्रमंडल पूछे तो दक्षिण छोटा नागपुर प्रमंडल में। इसी रांची जिले में मुड़मा मेला होता है। ये मुड़मा मेला क्यों होता है, जब रोहतासगढ़ छोड़ के उरांव लोग को भागना पड़ा था मुगल आक्रमणकारियों की वजह से, तो वो जो यहाँ के लोकलाइट्स कौन थे उस समय, मुंडा लोग थे। तो मुंडा लोगों ने इसको भगाया नहीं, इसका विरोध नहीं किया कि तुम लोग इतनी आबादी क्यों आ रहे हो हमारे एरिया में। मुंडा लोगों ने इसका स्वागत किया। और मुंडा और उरांव आके शौक से यहाँ पे रहने लगे, मुंडा लोगों ने विरोध नहीं किया। इस वजह से इसी सम्मान में कि मुंडा लोगों ने हमें सम्मान दिया है, इसलिए मुंडा के नाम से मुड़मा मेला नाम चालू हुआ। ठीक है, उरांव लोग मनाते हैं मुंडा को सम्मान देने के लिए, क्योंकि इन लोगों ने उस समय जगह दिया था इनको। इतना होने के बाद अब हम लोग चलते हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में पता है कि ये लोग अर्थव्यवस्था, देखिए अर्थव्यवस्था में आप एक चीज याद रखिए, एक कृषक जनजाति तो सब है, स्थायी कृषक, एक क्वेश्चन आता है स्थायी कृषक कौन कौन है झारखंड की जनजाति में।
ये स्थायी एकदम परमानेंट खेती करने वाला। उसमें ये जो चारों बड़ी बड़ी जनजातियां हैं ना, चारों स्थायी कृषक है। संथाल, उरांव, मुंडा, वो ये सब पूरा स्थायी कृषक है और बड़े कृषक यही चारों जनजातियां। ये शिकार जो करते हैं, बहुत शिकार के बहुत शौकीन होते हैं। उरांव सब टाइप से ज़्यादा शिकार का परंपरा इसी में है, लेकिन ये शौकिया करते हैं पेट पालने के लिए। पेट पालने के लिए लोग खेती करते हैं। ठीक है, इसका सबसे प्रमुख देवता कौन है इन लोगों का? धर्मेश। ठीक है, धर्मेश तो सबको याद होगा, लेकिन किस रूप में पूजा करते हैं? प्रकाश के देवता। धर्मेश को क्या मानते हैं? प्रकाश का देवता, मतलब सूर्य के रूप में इसे पूजा करते हैं। ये याद रखिएगा। दूसरा बड़ा देवता, ये तो फर्स्ट बड़ा देवता हो गया। दूसरा बड़ा देवता इन लोगों को कहलाता है मारांग गुरु। मारांग गुरु, मारांग मतलब क्या होता है? बड़ा, और गुरु मतलब होता है पहाड़। तो बड़ा पहाड़ देवता इन लोगों का सेकंड सबसे बड़ा देवता होता है। उसके बाद इन लोगों का ग्राम देवता कौन होता है? ग्राम देवता, ग्राम हर एक टाइप का ग्राम देवता होता है। देखिए ठाकुर देव, ठाकुर देव। एक सीमांत देवता कौन होता है? सीमांत देवता। देखिए सीमांत देवता का नाम है गिरवार। ठीक है, ये सीमांत देवता क्या होता है? गांव से बाहर माना जाता है। गांव से बाहर, सीमा के अंत में, गांव के अंत में किसी एरिया में, किसी ऊंचे जगह पे गिरवार बाबा रहते हैं लोग। ठीक है, ये सीमांत नाम से, ये सीमा के अंत, गांव से बाहर। ठीक है, इनके पूर्व जातमा सारे हिंदुओं में देखिएगा, हर एक का एक ना एक कुल देवता होते हैं। हर एक आदमी का, हर एक परिवार का। तो ये पूर्व जातमा जो है, ये इसके कुल देवता है। कुल देवता है। इतने देवता को पूरी तरह से आपको याद रखना पड़ेगा। प्लस इसमें पूछा जाएगा कि भाई सबसे बड़ा स्त्री देवता कौन है? स्त्री देवता कौन है उरांव का? तो लिखिएगा सरना देवी। सरना देवी जो साल के पेड़ में रहती है, साल पेड़ में। और पूछेगा कि नवान्न, नया अन्न जो पैदा करते हैं उरांव किसको चढ़ाते हैं? नवान्न ये सरना देवी को चढ़ाते हैं। इतना आपको इसके देवताओं से याद रखना पड़ेगा। इसके पूजा स्थल को सरना कहते हैं, सबको पता है। इनकी पूजा स्थल जो है सारे मैक्सिमम टाइप का सरना कहलाता है। प्लस इसके पूर्वजों के आत्मा कहाँ निवास करते हैं? ये क्वेश्चन आता है। जैसे सासान रहते हैं। ठीक है, सासान में इनके पूर्वजों के आत्मा रहते हैं। और सासान में ही इन लोगों का एक हाड़गोरा संस्कार होता है। हाड़गोरा संस्कार वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि हाड़गोरा संस्कार किस ट्राइब, कौन से ट्राइब हाड़गोरा संस्कार करता है? हाड़ मतलब हड्डी मान लीजिए। हाड़गोरा संस्कार क्या होता है? ये जनवरी के महीने में होता है। इसमें साल भर में जितने आदमियों की डेथ हुई, उन लोगों के जो अस्थि होते हैं, उस अस्थि का नदी में विसर्जन करते हैं। अस्थि का नदियों में विसर्जन करते हैं। इसी को हाड़गोरा संस्कार कहा जाता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हाड़गोरा संस्कार में क्या होता है? गोत्र खुंडी करते हैं। हाड़गोरा संस्कार में जो विसर्जन किया जाता है, विसर्जन का जो किया जाता है, कहाँ किया जाता है? नदी में। तो स्पेशल एक नदी होगा इन लोगों का जिसमें विसर्जन करते हैं। उसे खुंडी, उसको खुंडी कहते हैं, गोत्र खुंडी। ठीक है, गोत्र खुंडी। इन लोग किसमें विसर्जन करते हैं? गोत्र खुंडी। गोत्र खुंडी मतलब कोई नदी। और जो विसर्जन की प्रक्रिया, जो हाड़गोरा संस्कार है, लेकिन जो विसर्जन का जो विसर्जन करते हैं उसको कहा जाता है कुहा बेंजा। विसर्जन को मान लीजिए कुहा बेंजा किया जाता है। संस्कार का नाम हाड़गोरा संस्कार। हाड़गोरा संस्कार में क्या किया जाता है? कुहा बेंजा किया जाता है, मतलब विसर्जन किया जाता है। और कहाँ विसर्जन किया जाता है? नदी में या गोत्र कुंडी में। किसको? अपने पूर्वजों के जो भस्म है उसको। और इससे इन लोगों के संस्कार ये है कि बाद में जाके इसके पूर्वज ऊपर में जाके मिल जाते हैं। ये मान्यताएं हैं। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं विवाह के बारे में। इसके विवाह जो उरांव जनजातियों की सबसे प्रचलित विवाह का नाम है आयोजित विवाह। आयोजित विवाह, आयोजित विवाह वही विवाह है जिसमें पोन दिया जाता है। ठीक है, पोन मतलब लड़की को पोन दिया जाता है, मतलब लड़की वाले को कुछ पैसे दिए जाते हैं। उसको वही वाला विवाह आयोजित विवाह जो सर्वप्रमुख विवाह है। सेवा विवाह भी इन लोगों में बहुत प्रचलित था पहले, लेकिन आजकल सेवा विवाह विलुप्त हो गया है।
समगोत्रीय विवाह तो है ही नहीं, समगोत्रीय विवाह नहीं होगा, प्लस समग्रामा विवाह भी नहीं होगा। समग्रामा मतलब एक गांव की लड़की से लड़का लड़की एक गांव का नहीं होना चाहिए, ये भी इन लोगों का ये कभी नहीं हो सकता। आगे एकल विवाह, एक ही विवाह करते हैं इन लोग। विधवा विवाह चालू है, विधवा विवाह हो सकता है, बाल विवाह कभी नहीं होगा, और तलाक का सिस्टम भी है। ठीक है, ये इनके विवाह से आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए, इसके जो धार्मिक प्रधान है, उरांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? पाहन। ठीक है, पाहन का मदद करने वाला जो उसका हेल्पर रहता है उसको कहते हैं पुजार। ठीक है, इसका ग्रामीण प्रधान, प्रशासनिक प्रधान जो होता है, गांव के प्रशासनिक प्रधान को क्या कहते हैं? महतो कहते हैं। ठीक है, महतो, और महतो के हेल्पर को कहा जाता है कोतवाल। ठीक है, पाहन के हेल्पर को पुजार और महतो के हेल्पर को कोतवाल। इसके गांव के पंचायत को पचौरा कहा जाता है, पचौरा। ठीक है, तो ये पचौरा का प्रधान महतो होता है। और इसकी एक बड़ी, मतलब पूरे समाज की, जितने पूरे समाज को जो एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत बड़ा सिस्टम है, जिसको कहते हैं पहाड़ा पंचायत सिस्टम। पहाड़ा पंचायत सिस्टम व्यवस्था, पहाड़ा पंचायत व्यवस्था किस ट्राइब्स की है? तो उरांव ट्राइब्स की है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद आप देखिएगा कि जो उरांव रोहतासगढ़ से आए और क्या वो अपने ही जंगल काट के जो जमीन बनाए, उस जमीन को भुइंहरी जमीन कहते हैं। ठीक है, भुइंहरी जमीन मतलब उरांवों की जमीन को भुइंहरी जमीन कहा जाता है। जो उरांवों ने पेड़ काट के बनाए उस जमीन को भुइंहरी जमीन कहा जाता है। और मुंडाओं ने उससे पहले ही, भुइंहरी से पहले ही मुंडाओं ने जो जमीन बना के रखा है उसको कहते हैं फुटकट्टी जमीन, फुटकट्टी जमीन। ठीक है, तो भुइंहरी जमीन किसकी है? उरांवों की है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, हड़िया, इसका मुख्य पेय हड़िया है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। संथालों का मुख्य पेय हड़िया है, इन लोगों का भी मुख्य पेय हड़िया है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद कर लीजिए, काफ़ी है।